हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पृष्ठ रसायन के बारे में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृष्ठ रसायन है क्या। परिभाषा होगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ व उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ रसायन कहलाता है। पृष्ठ रसायन चैप्टर में इन जनरल 3 भाग हैं। एक है अधिशोषण व उससे संबंधित टॉपिक, दूसरा है उत्प्रेरण व उससे संबंधित टॉपिक और तीसरा है कोलाइडी अवस्था व उससे संबंधित टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे अधिशोषण। परिभाषा क्या है? तो किसी पदार्थ, सामान्यतः ठोस या द्रव, के पृष्ठ पर अन्य पदार्थ, सामान्यतः द्रव या गैस, के आकर्षित होने परिणाम स्वरूप पृष्ठ पर बने रहने की घटना अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण का अगर हम कारण समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या होता है कि अधिशोषण होता है, तो अगर हम इसका कारण समझना चाहते हैं तो समझो कि अगर कोई ठोस है इस तरह का, तो ठोस के जो कण हैं वो सभी ओर से अन्य कणों से घिरे होते हैं, कुछ इस तरह से। इसका मतलब अगर हम व्हाइट पार्टिकल की बात करें तो ये सभी ओर से बलों द्वारा संतृप्त होता है, किंतु वो कण जो ठोस के पृष्ठ पर होते हैं उनकी संयोजकता मुक्त होती है। वो अगल बगल से तो कणों से संतृप्त होते हैं, किंतु उनकी कुछ संयोजकताएं जो है वो मुक्त हो जाती है। इन मुक्त संयोजकताओं के कारण ही ठोस जो है वो अन्य पदार्थ को अपने पास रख लेता है, आकर्षित करके अपने से चिपका लेता है। यही अधिशोषण का मूल कारण है। अधिशोषण को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक होगा अधिशोषक। अधिशोषक वो है जो ठोस या द्रव हो सकता है, वह अधिशोषण करेगा, उसके पृष्ठ पर कण आ जाएंगे। और अधिशोष से जनरली वो द्रव या गैस है जो बाहर होगा, जिसका अधिशोषण होगा। अधिशोष से का अधिशोषण होगा। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में समझने की कोशिश करें तो अगर मैं गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो दूं तो चाशनी क्या होगा? अधिशोष। और गुलाब जामुन क्या होगा? अधिशोषक। तो इसके पृष्ठ पर अंदर तक ऐसे घुस जाए। अपने क्षेत्र में हम वो काठी या गजा बोलते हैं, जो बेसन की बनी सलोनी जिसके ऊपर चाशनी लगी होती है, अंदर तक नहीं भेजता है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें जो मैदे की सलोनी है वो अधिशोषक है, और जो चाशनी का लेयर उसके पृष्ठ पर लगा है वह अधिशोषक है ना।
हम परिभाषा अधिशोषक व अधिशोष्य का देना चाहें तो इस तरह दे सकते हैं। अधिशोषक किसे कहेंगे? ठोस या द्रव जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। अब हम अगला ले सकते हैं अधिशोष्य। परिभाषा होगी द्रव या गैस जिसका अधिशोषक पर अधिशोषण होता है, उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अधिशोषक, शोषण व अधिशोषण को समझा, अधिशोष्य व अधिशोषक की परिभाषा लिखी। अधिशोषण को हम जनरल दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा होता है ऋणात्मक अधिशोषण। जब अधिशोष्य की मात्रा अधिशोषक की सतह पर उसके शेष भाग से अधिक होती है तो इस प्रकार का अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्या लिखें? यदि अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर शेष भाग से अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहेंगे? यदि अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर शेष भाग से कम है तो ऐसा अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण कहलाए। तो धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण का अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो रक्तचारकोल है ना, को अगर हम KCl के सांद्र विलयन में डालें है ना, का रक्तचारकोल में बोलेंगे सांद्र KCl विलयन का अधिशोषण। आसान एग्जाम्पल है। अगर ऋणात्मक अधिशोषण का एग्जाम्पल लिखे तो लिखेंगे रक्त चारकोल में तनु KCl विलयन का अधिशोषण। अब जो अगला टर्म है वो है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? यदि अधिशोष्य
की मात्रा पृष्ठ व शेष भाग में एक समान है। एक समान है तो इसे अवशोषण कहते हैं। हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे इस तरह से, अब इसको एक अधिशोष में डाल दिया, ये अधिशोषक की तरह काम कर रहा है। होगा ये कि अगर पृष्ठ पर कण ज्यादा हो, शेष भाग में कम, तो इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठ पर सांद्रता अधिक दिख रही है, पृष्ठ पर कण अधिक है ना? जो ब्लू पार्टिकल है वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अधिशोष। ठीक है, देखो शेष भाग से कम है तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण। ठीक, पर अगर ठीक उल्टा हो, मतलब एक ऐसा वस्तु है, ये अधिशोषक है, इसके अंदर कणों की संख्या बड़ी ज्यादा है, यूं, इस तरह से, और जो बाहर है इक्का दुक्का थोड़ा मोड़ा है, तो अंदर में सांद्रता अधिक है और बाहर में कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण के बाद जो अगला हिस्सा आया इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। अच्छा बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि बराबरी हो, जो अधिशोषक है इसके सभी तरफ जो कण है वो बराबर मात्रा में फैले हैं, तो इसको हम बोलते हैं अवशोषण। तो अवशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक के सभी भाग में बराबर है। धनात्मक अधिशोषण में पृष्ठ में ज्यादा है, अंदर कम, ऋणात्मक अधिशोषण में पृष्ठ में कम है और अंदर ज्यादा है, और अवशोषण में सभी तरफ अधिशोष्य के कण जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, मतलब अगर हम हल्दीराम का रसगुल्ला ले लें तो चाशनी उसके पृष्ठ पे भी होता है और अंदर भी भेद दिया रहता है, तो वो क्या है, अवशोषण का एग्जाम्पल है ना। और अपन क्या ना यार, चिपटी के लिए गुलाब जामुन बनाते हैं, देखना शादियों में वो ऊपर से तो गुलाब जामुन दिखता रहता है पर अंदर से सूखा वाला लड्डू निकलता है सट का, उसको तुम धनात्मक अधिशोषण के एग्जाम्पल में ले सकते हो। ऋणात्मक अधिशोषण में कुछ वो, जब मलाई चाप टाइप का चीज आता है, बाहर से तो सूखा सूखा दिखता रहता है, चम्मच मारो तो अंदर से ज्यादा रस निकलेगा, वो ऋणात्मक अधिशोषण का एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसमें अगला हिस्सा है शोषण। अब शोषण में जो है वो दोनों एक साथ होता है ना। अगर हमसे कोई क्वेश्चन बोले कि शोषण क्या है, तो वह घटना जिसमें अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ हो, अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ हो, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ठीक, मतलब इन जनरल हम देखेंगे कि अधिशोषण से घटना स्टार्ट होती है और जब पहुंचती है तो वो अवशोषण जैसी लगती है ना। अगर हम चारकोल में हाइड्रोजन गैस डाल दें, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं चारकोल, है ना, हमने ये ले लिया क्या, चारकोल, और चारकोल में अगर मैं हाइड्रोजन गैस, अगर ये कण इसको निरूपित कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का
शुरू करें तो प्रारंभ में क्या होगा, जो इसके पृष्ठ पर सांद्रता है वो अधिक लगेगी शुरू शुरू में, ठीक। बट बाद में धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो उसके अंदर भी विस्तृत होता जाता है, और जब हम अंत में देखते हैं तो जो अधिशोषण से शुरू हुआ वो बाद में शोषण जैसा फील होता है। तो इस घटना को अधिधारण या शोषण कहते हैं। अधिधारण या क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। अब एक टॉपिक है जो छोटा सा, जिसको समझते नहीं है बच्चे जनरली, वो है अधिशोषण की उष्मा गति। अब इसमें हम उष्मा गतिकी कैसे निकालें। अधिशोषण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। ऐसा प्रक्रम है स्वतः प्रवर्तित। तुम बोल तो नहीं सकते भाई, है ना, गुलाब जामुन चाशनी सोख ले, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, तो इसका डेल जी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद करो, हमने स्वतः प्रवर्तिता में पढ़ा था कि जिसका डेल जी नेगेटिव होता है वह प्रक्रम क्या है, स्वतः प्रवर्तित है ना। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जो गैस के कण हैं जब वो ठोस में अधिशोषित हो रहे हैं तो ठोस के कण में वो जम जा रहे हैं, तो उनकी जो अव्यवस्था है धीरे धीरे व्यवस्था में बदल रही है। तो अगर हम यहाँ चेक करें एंट्रोपी, तो एंट्रोपी भी इसकी ऋणात्मक होगी, क्योंकि अव्यवस्था में कमी होती है जब भी क्या हो, अधिशोषण की घटना हो, है ना। चाहे वो ठोस हो या चाहे वो द्रव हो या गैस हो, वो ठोस के अंदर अधिशोषित हुआ तो कण जो है वो रंध्रों में जम गए, तो पास पास आ गए। तो पहले दूर दूर थे, गति कर रहे थे, अब नहीं गति कर रहे हैं, फंस गए हैं। तो इसका मतलब अवस्था में कमी आई है, कण समीप आ गए, है ना। हम लोग एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ऐसा पढ़े होंगे 11th में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अब वो समीकरण क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। अब यहां से अगर मैं डेल एच लिखूं तो वो होगा डेल जी प्लस टी डेल एस। अब देखो इसमें टी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना, टी नेगेटिव नहीं होता। तो तुम देखोगे कि डेल जी में डेल जी डेल एच जो है निकालें अगर, तो डेल जी एक नेगेटिव वैल्यू है, प्लस टी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और अगर ये भी नेगेटिव हो तो टी इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग को एक नेगेटिव वैल्यू डेल एच की मिलेगी। और डेल एच के नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर एंथैल्पी ऋणात्मक है इसका मतलब ऊर्जा त्यागी है। इसका मतलब ये कैसा प्रक्रम है, एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो हमेशा हम ये समझेंगे उष्मागतिकी ये है कि जो अधिशोषण की घटना है वह उष्माक्षेपी होती है। इन जनरल जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें हम देखेंगे कि प्रक्रम जो है वो उष्माक्षेपी होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अधिशोषण के दो मूल प्रकार और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पास आ जाएंगे। ये एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बच्चों। अधिशोषण के प्रकार अगर हम दें तो एक तो चलो हमने पढ़ा धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण, पर ये उससे भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। अगर अपन देखें तो अधिशोषण के ये प्रकार तुमको अच्छे से करने हैं। अधिशोषण के जो दो प्रकार अभी हम पढ़ेंगे उनमें से पहले अधिशोषण को कहते हैं भौतिक अधिशोषण। वैसे भौतिक अधिशोषण को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वांडर वाल्स अधिशोषण। और दूसरा हिस्सा है रासायनिक अधिशोषण। वैसे रासायनिक अधिशोषण को हम एक और नाम से जानते हैं, लैंगम्यूर, लैंगम्यूर अधिशोषण।
अब भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल देंगे तो इसमें इन जनरल तुम देखोगे कि फिजिकल बॉन्ड बनेगा, मतलब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में किसी तरह का कोई रासायनिक बंध नहीं बनना। बट रासायनिक अधिशोषण में देखेंगे तो उसके बीच में रासायनिक बंध बनता है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ इनके बीच में कि इसमें हम देखते हैं अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए बोल सकते हैं दुर्बल वांडरवाल्स बंध बनते हैं। वांडरवाल्स बंध बनते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनते हैं। तो अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण, और फिजिकल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, सॉरी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल बॉन्ड बनेगा, भौतिक बॉन्ड बनेगा तो भौतिक अधिशोषण या वांडरवाल्स अधिशोषण होगा। ठीक है, अब अगर हम भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में एक और डिफरेंस देखना चाहें तो तुम सेकंड देखोगे, ये उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होंगे। और अब अंतर है, तुम फटाफट समझ जाओगे ये क्या होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय होंगे कैसे, इसको हम लोग थर्ड पॉइंट से समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा है उसका मान निम्न होता है। अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है या निम्न होती है, और यहाँ रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है। अब अगर मान लो तुम अपने दोस्त को 20 रुपए क्या बोलते हैं उधार में दिए, अब वो आराम से वापस कर सकता है, मतलब 20 रुपए कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं, छोटा सा अमाउंट है, ले भी लेगा वापस भी कर लेगा। पर अगर तुमने अपने दोस्त को 2 लाख रुपए दे दिए, अब वो 12th में पढ़ता है, 2 लाख रुपए ले तो गया, खर्च कर लिया, अब वो लाएगा कहाँ से जो तुम्हें वापस करेगा, तो वो केवल लेगा। अगर देना चाहो तुम किसी दोस्त को 2 लाख रुपए ले लेगा पर वापस नहीं करेगा, अनुत्क्रमणीय है, केवल लेगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, दूसरे डायरेक्शन में होगा नहीं। तो अगर अधिशोषण की ऊष्मा बहुत अधिक हो तो वो रिटर्न नहीं होगी, और अगर वो कम होगी तो रिटर्न हो जाएगी। तो अधिशोषण की ऊष्मा कम है, इसीलिए वह जो भौतिक अधिशोषण है वह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और अधिशोषण की ऊष्मा अधिक है, इसीलिए रासायनिक अधिशोषण जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जो चौथा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। कौन, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, और रासायनिक अधिशोषण देखेंगे तो यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। जैसे कि अगर तुम इसको समझना चाहो तो लोहे में जंग लगता है जब लोहा ऑक्सीजन और जल के अणुओं को अधिशोषित कर लेता है, और Fe2O3 डॉट 3H2O के फॉर्म में, मिनिमम 3H2O, वैसे H2O का मान तो बदल सकता है ना, बना लेता है। तो अगर मान लो लोहे को बोले भैया तू जंग लगा ले, एक काम कर, आज पानी मत लेना, आज अल्कोहल पी ले, है ना, और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले ले, तो क्या लोहे में जंग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। वो जिसे लेता है, जो कंपाउंड को यूज करता है, जो एलिमेंट वो खाता है, बस वो वही खाएगा, वो किसी दूसरे को अधिशोषित नहीं करेगा। ठीक, पर अगर तुम ये पोनी होती है ना, पोनी राखी वाली पोनी स्पंज, उसको पानी में डाल लो, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा,
उसको दूध में डाल लो, दूध एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको तेल में डाल लो, तेल एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी चीज को अधिशोषित कर लेगा। ठीक है, मतलब वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण जो है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, और रासायनिक अधिशोषण जो है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण जो होता है बहुपरतीय अधिशोषण है, मतलब अंदर तक भेद जाएगा। बहुपरती बाह्य परत में ही केवल अधिशोषण नहीं होगा, एक दो परत अंदर तक अधिशोषण हो जाएगा। बट हम देखते हैं रासायनिक अधिशोषण एक परतीय अधिशोषण है। हम देखते हैं जो गहने होते हैं वो, जैसे कि चांदी और सोने के गहने हैं, तो वो समय के साथ धूमिल पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी के ऊपर सिल्वर ऑक्साइड और गोल्ड के ऊपर गोल्ड ऑक्साइड की परत आ जाती है। बट वो केवल बाह्य परत में ही आती है, ऐसा नहीं है कि उसमें जंग लगा तो अंदर तक भेद गया। बाह्य पृष्ठ को हटा दो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम उसे साफ कर सकते हैं। तनु सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम उसे साफ कर दें तो जो गहने हैं उनके ऊपर में जो सिल्वर और सिल्वर ऑक्साइड या गोल्ड ऑक्साइड की परत है वो हट जाती है, फिर उसके बाद गहने चमकने लगता है ना। मम्मी तुम लोगों को कई बार चांदी के जो पायल है उसे साफ कराने के लिए बोलेगी, तो तुम ले जाओगे उसको और जौहरी को दे दोगे, तो वो उसके ऊपर क्या कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में धो देता है, फिर उसके बाद वो अच्छे से चमकने लगता है। ठीक है, जो भौतिक अधिशोषण है यह कम ताप पर संपन्न होता है। अगर तुम अधिक ताप पर कराना चाहो तो भौतिक अधिशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा ना, गैसें जो है वो अधिशोषित नहीं हो पाएंगी, है ना। ठीक, बट कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अ, अगर हम इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी को बोले तो थोड़ा विशिष्ट होता है। जो रासायनिक अधिशोषण है ना, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। पहले तो यह उच्च ताप पर होता है, ताप वृद्धि के साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है। बेटा रासायनिक बलगतिकी में हमने पढ़ा था कि जो क्या बोलते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम देख पाते हैं कि वो संक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा हो तभी ही काम करती है। तो जो संक्रियण ऊर्जा थ्योरी है तुम देखोगे कि वो किसमें लगेगा, रासायनिक अधिशोषण में, केमिकल रिएक्शंस के कंडीशन में तुम देखोगे कि संक्रियण ऊर्जा लगेगा, है ना। तो अगर हम संक्रियण ऊर्जा तक पहुंचाना चाहते हैं तो गर्म वर्म तो करना पड़ेगा, ऊर्जा तो लेनी पड़ेगी, है ना। ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं संक्रियण ऊर्जा वाला, है ना। इसमें संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, भौतिक अधिशोषण में। इसमें संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और तुम यहाँ लिख सकते हो इसमें संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी हम लिख सकते हैं। देखो मान लो संक्रियण ऊर्जा एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तभी कोई केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर तुम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप तक पहुंचाना चाहते हो रिएक्शन को, तो पहले गर्म करना पड़ेगा। तो तब अगर संक्रियण ऊर्जा तक पहुंच गया तो उस केस में गर्म करे तो पहले रिएक्शन का रेट बढ़ गया। पर अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो अगर कोई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो स्लो हो जाता है, तो ज्यादा गर्म करने पर फिर रिएक्शन स्लो भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं ना बेटा। इसके और पॉइंट भी हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट। अधिशोषण के प्रकार जो है
भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इसके अंतर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये 3 मार्क का इन जनरल एग्जाम में आ सकता है। 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।